निठारी कांड याद है आपको? आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने पुराने केस की बात क्यों कर रहा हूं, जबकि उसके तो दोनों मुख्य आरोपियों को सजा भी मिल चुकी है। वो आज जेल में हैं। अगर आप ये सोच के बैठे थे कि ये केस सॉल्व हो चुका है, तो सच आपके लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है। ये केस आज तक सॉल्व हुआ ही नहीं है। यस, आपने सही सुना। निठारी सीरियल किलिंग केस इज स्टिल अनसॉल्व्ड। साल 2023, दिनांक 16 अक्टूबर। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन के एलिगेशंस लगाते हुए और एविडेंस की कमी के चलते निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और साथ ही नोएडा की जिस D5 कोठी में ये कांड हुआ था, उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को सभी इल्जामों से बरी कर दिया। इसका मतलब है कि 18 साल बाद भी निठारी कांड जैसे घिनौने अपराध के लिए जो दोषी हैं, उन्हें सजा नहीं मिली। इस केस को इतने सालों के बाद भी अब तक कोई क्लोजर नहीं मिला है। आखिर क्यों? आज हम ये सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे देश का हमारे लीगल सिस्टम में आखिर ऐसी क्या कमी है जो इतने बड़े और घोर क्राइम को भी सॉल्व नहीं कर सकती और एक क्लोजर नहीं दे सकती। जब भी कोई अपराध हमारे देश में होता है, उसके लिए कुछ लोगों को अरेस्ट जरूर किया जाता है और हमें लगता है कि चलो थैंक गॉड केस सॉल्व हो गया, अब आरोपी को उसके किए की सजा मिलेगी और विक्टिम को जस्टिस। मगर होता इसका उल्टा ही है। विक्टिम के जस्टिस की बात आती है तो प्रशासन के पास हमेशा एक्सक्यूजेस और फेलियर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। क्या इस देश में सच में इंसाफ मिलता भी है, या बस पब्लिक को दिखाने के लिए एक अक्यूज्ड को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर बाद में तो उसे सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया जाता है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को ही ले लो। हालांकि अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर क्या आपको लगता है कि बस केस सॉल्व हो गया? जी नहीं। खैर, ये तो हाल ही में हुआ केस है। इस पर हम अपनी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हजारों केसेस हैं इंडिया में जो ना जाने कब से पेंडिंग हैं, अनसॉल्व्ड हैं और जिनके विक्टिम्स को न्याय आज भी मिलना बाकी है। जैसे आरुषि डबल मर्डर केस का एग्जाम्पल तो सबके सामने है। डिस्पाइट हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, वो केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गया है और मुझे डर है कि शायद अब वही होने वाला है निठारी केस का भी। इस केस की गुत्थी सुलझने के बजाय अब और उलझ गई है। ये केस दुनिया के सामने हाईलाइट हुआ था आज से 18 साल पहले 2006 में। तब खबरों में ये सामने आया कि पिछले कोई साल भर से नोएडा की एक छोटी सी बस्ती निठारी से 3 से 11 साल की उम्र के बीच के बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे। बस्ती वालों का कहना था कि अब तक कोई 38 बच्चे यहाँ से लापता हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर लड़कियां थी। विक्टिम के पेरेंट्स का मानना था कि ये गायब होते बच्चे हो ना हो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का शिकार हो गए हैं। पुलिस अब तक इन रेगुलर हो रही किडनैपिंग्स को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। ऊपर से इन बच्चों के परिवारों का कहना था कि पुलिस की तरफ से उन्हें कोई खास हेल्प नहीं मिल रही है। उल्टा जब भी वो उनसे मदद की गुहार लगाने जाते तो खुद पुलिस ही उनसे बड़ी बदसलूकी से पेश आती थी। ये सब अभी इस एरिया में हो ही रहा था कि एक पैरेलल केस में मई 2006 में एक घटना और सामने आई। निठारी में ही रहने वाली 26 साल की पायल भी बड़ी ही मिस्टीरियस लेवल पर गायब हो चुकी थी। बाकी पेरेंट्स की तरह ही पायल के पेरेंट्स भी अपनी बच्ची के ऐसे गायब हो जाने पर काफी परेशान थे। पायल के फादर नंदलाल ने अपनी जवान बच्ची को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर जैसा कि बाकी फैमिलीज के साथ हो रहा था, नंदलाल भी उनसे कोई अलग नहीं था। पुलिस ने पायल की मिसिंग रिपोर्ट लिखने में भी काफी आनाकानी करी, यहाँ तक के नंदलाल को ये कहकर भगा दिया कि जरूर तेरी लड़की का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा होगा जिसके साथ वो भाग गई है। इन सब बातों से परेशान होकर फाइनली नंदलाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 5 महीनों की जद्दोजहद और कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन को इस केस को रजिस्टर करना ही पड़ा। जहां एक तरफ पूरा निठारी अपने बच्चों के आए दिन गायब होने की खबरों से परेशान था, वहां पुलिस अभी भी अपना काम बड़ी ही लापरवाही और कछुए की चाल से कर रही थी। नंदलाल ने अपनी एफआईआर में नोएडा सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले 2 लोग मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर ये क्लियर इल्जाम लगाया था कि इन दोनों आदमियों का पायल के गायब होने में
कोई तो हाथ है। पर फिर भी पुलिस ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं की। बहुत सा क्रूशल टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। ना तो निठारी के बाकी बच्चों का कुछ पता चल रहा था और ना ही पायल के बारे में कोई जानकारी मिली। पर साल 2006 के अंत में सर्दियों के बीच इन सभी केसेस से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों के पैरों से जमीन खींच ली। सच कभी कभी कहानियों से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। इस बात का सबूत सबकी आंखों के सामने आ चुका था। पायल का नोकिया 1100 हैंडसेट उसके साथ ही लापता हो चुका था। इन मिसिंग केसेस के बढ़ते प्रेशर को देखते हुए नोएडा पुलिस ने उसके मोबाइल के 15 डिजिट के यूनिक IMEI नंबर को ट्रैकिंग पर लगा दिया था। दिसंबर 2006 में जब फोन कंपनी को इस IMEI की लोकेशन का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिसको ढूंढते ढूंढते पुलिस फाइनली उसी घर में रहने वाले नौकर सुरेंद्र कोहली तक पहुंच गई, जिसकी जानकारी पायल के पिता नंदलाल ने अपनी FIR में की थी। सस्टेन्ड इंटेरोगेशन के बाद सुरेंद्र कोहली ने पुलिस के आगे ये कॉन्फेस कर लिया कि उसी ने पायल का कत्ल किया था और उसकी बॉडी के टुकड़े करके कोठी के पीछे वाले नाले में फेंक दिए थे। इस क्लू के मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत उस नाले की तफ्तीश शुरू कर दी। पर इस खोज में जो उनके सामने आया उससे निठारी के बहुत से और मिसिंग केसेस की फाइल्स भी खुल गई थी। नाले में उन्हें बहुत से ह्यूमन स्कल्स, बच्चों के कपड़े, जूते और बोन्स मिली। कुछ चीजें बोरे में लिपटी हुई थी तो कुछ आधी जली हुई। जैसे ही ह्यूमन स्केलेटन्स के मिलने की खबर स्प्रेड हुई, मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। इन सब एविडेंस को देखते हुए जब D5 कोठी की तलाशी ली गई तो वहां बहुत से स्कूल बैग्स, बच्चों के स्लीपर्स और बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो पिछले 2 साल में निठारी में घटी कई वारदातों की ओर इशारा कर रही थी। इसके अलावा पुलिस ने D5 से 15 चाकू, 1 रिवॉल्वर, 50 कार्ट्रिजेस और 1 राइफल भी बरामद करी। सुरेंद्र कोहली से जब इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने एक एक करके अपनी दरिंदगी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। कोहली ने कॉन्फेस किया कि कैसे वो अपने मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर के इशारों पर काम करता था। वो दिन में D5 के बाहर खड़ा हो जाता और आसपास में खेल रहे गरीब बच्चों को मिठाई, चॉकलेट और नौकरी का लालच देकर कोठी में बुला लिया करता था। जहां एक बार वो बच्चे घर में घुसे नहीं, एक कोहली उन पर काबू पाकर अपने मालिक को सौंप देता था जिससे वो उनका रेप कर सके। और जब मुनिंदर अपनी इन घिनौनी हरकतों को अंजाम दे लेता तब सुरेंद्र उस बच्चे का गला दबाकर उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाता, जहां पहुंचकर वो उस डेड बॉडी के टुकड़े करके बाजू के नाले में फेंक देता था। कोहली ने ये भी बताया कि ऐसा करते टाइम वो हमेशा बाथरूम के नल को खोल देता था जिससे बहते हुए पानी के साथ ही उन शरीर के टुकड़ों से निकलता हुआ खून भी नाली में बह जाए। और कभी कभी तो कोहली उन टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड में भी डुबा देता था जिससे एविडेंस को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। पुलिस ने बाद में ये भी बताया कि सुरेंद्र कोहली ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये भी कबूला था कि कभी कभार वो इन बच्चों के टुकड़े करने के बाद उन्हें खा भी जाता था। सामने आए इन वहशियत के सबूतों ने सबको हिलाकर रख दिया था। अपने बच्चों के बारे में ये सब जानकर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कभी वो उन मांस के लोथड़ों में अपने मासूम बच्चों को ढूंढ रहे थे तो कभी पास में पड़े कपड़ों और जूतों के ढेर में से वो अपने बच्चे को महसूस कर रहे थे। उन चीखों और आंसुओं के बीच 29 दिसंबर को मिले इन सभी ह्यूमन स्केलेटन्स को आगरा की फोरेंसिक लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया और इधर मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को रेप और मर्डर के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया। जब ये खबर मीडिया में आई तो निठारी, जिस जगह का किसी ने इससे पहले नाम भी नहीं सुना था, अचानक सुर्खियों का हिस्सा बन गया था। कोठी नंबर D5 को लोगों ने हाउस ऑफ हॉरर्स का नाम दे दिया था। ये केस अब निठारी कांड और निठारी सीरियल किलिंग्स के नाम से जाना जा रहा था। विक्टिम्स के पेरेंट्स और लोकल रेजिडेंट्स अब सामने आकर अपनी आप बीती सुना रहे थे कि कैसे उनके बच्चे पिछले 2 साल से उस एरिया से गायब हो रहे थे और लोकल पुलिस की लापरवाही की वजह से कितने ही बच्चे उन वहशी दरिंदों के हत्थे चढ़ चुके थे। इन सब चीजों का दबाव इतना बढ़ गया था कि सरकार को बीच बचाव में
आना ही पड़ा। अगले ही दिन 30 दिसंबर को 5 पुलिस ऑफिसर्स को इन बारबेरिक केसेस की इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही और मिस हैंडलिंग के चलते सस्पेंड कर दिया गया और इसके कोई 2 हफ्ते बाद 11 जनवरी 2007 को इन मर्डर्स की ग्रेविटी और पब्लिक प्रेशर को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर इन केसेस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें साइंटिफिक टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्कल सुपर इम्पोजिशन और कई तरह के और लीगली एडमिसिबल एविडेंस शामिल थे, उनके बेसिस पर सुरेंद्र कोहली के ऊपर आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस में 16 चार्जशीट फाइल कर दी। वहीं मुनिंदर सिंह पंढेर पर इमोरल ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया गया, पर बाद में ट्रायल कोर्ट ने पंढेर को 5 और केसेस में को अक्यूज्ड बना दिया। पर इस हादसे के पता लगने के कोई 1 साल बाद इन अ स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स कोर्ट के सामने एक अजीब वाकया और आ गया। 15 नवंबर 2007 को पायल के पिता नंदलाल ने मुनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ लगाए अपने सभी इल्जामों को वापस ले लिया और अपने वकील खालिद खान पर एलिगेशंस लगाते हुए ये कहा कि उसने ही उसे पंढेर के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया था। कोर्ट ने उसके इन चेंज ऑफ स्टेटमेंट्स के बेसिस पर नंदलाल पर पर्जरी यानी फॉल्स स्टेटमेंट देने के आरोप में आईपीसी की धारा 193 और 199 के तहत 3.5 साल की सजा सुना दी। खैर, सीबीआई ने इन सभी अड़चनों के बाद भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और इस हॉरिफिक केस को परस्यू करते रहे। उनके द्वारा फाइल की हुई 16 चार्जशीट में से एक केस की कार्रवाई पूरी होने पर 13 फरवरी 2009 को गाजियाबाद की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 55 साल के बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके 38 साल के डोमेस्टिक हेल्पर सुरेंद्र कोहली पर 14 साल की रिम्पा हल्दर को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रेप और मर्डर के चार्जेस पर डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दे दी। बट इसके कोई 7 महीने बाद सितंबर 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के चलते मुनिंदर सिंह पंढेर पर लगे रिम्पा हल्दर मर्डर केस के सभी चार्जेस से बरी कर दिया, जिसके बाद सीबीआई ने भी पंढेर को 6 में से 1 केस में क्लीन चिट दे दी। पंढेर के इस केस में एक्विटल के ऑलमोस्ट 2.5 साल के डिले के बाद सुरेंद्र कोहली को मिली डेथ पेनल्टी को फुलफिल करने के लिए सीबीआई जज ने कोहली के डेथ वारंट पर साइन करते हुए उसको फांसी देने के लिए 24 मई से 31 मई 2012 की तारीख फिक्स कर दी। पर इस वारंट के इशू होने के तुरंत बाद सुरेंद्र कोहली ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आगे मर्सी पिटीशन फाइल कर दी, जिससे उसकी ये फांसी और भी टल गई। ऑलमोस्ट 2 साल का लंबा समय बीत जाने पर एक बार फिर इस केस में नई जान आ गई। जुलाई 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोहली की मर्सी पिटीशन को नामंजूर कर दिया, जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 सितंबर 2014 को गाजियाबाद की दासना जेल में बंद सुरेंद्र कोहली को 10 दिन बाद 12 सितंबर 2014 को फांसी देने का आदेश दे दिया। पर क्योंकि दासना जेल में कैदियों को फांसी देने के लिए हैंगिंग फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए कोहली को 4 सितंबर को नियर बाय मेरठ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। पर शायद होनी को इस बार भी कुछ और ही मंजूर था। जुडिशियल सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाते हुए कोहली के एडवोकेट्स ने उसके डेथ सेंटेंस पर एक बार फिर से स्टे ले लिया और ऐसे ही सिस्टम के साथ आंख मिचौली खेलते हुए दोनों ही अक्यूज्ड टाइम बार्गेन करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सीबीआई की बाकी फाइल्ड चार्जशीट्स पर भी इन दोनों अक्यूज्ड की इन्वॉल्वमेंट साबित होती गई और अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसी पनिशमेंट भी इनको मिलती चली गई। साल 2009 से 2021 के बीच में सुरेंद्र कोहली के ऊपर रिम्पा हल्दर के मर्डर को मिलाकर टोटल 12 केसेस में बच्चों के अबडक्शन, रेप और मर्डर के चार्जेस साबित हुए, जिन सभी में उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। ऐसे ही मुनिंदर सिंह पंढेर को इस पीरियड में अपने डोमेस्टिक सर्वेंट कोहली के साथ मिलकर 2 मर्डर्स के इल्जाम में डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट दी गई और 3 केसेस में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक्विटल ग्रांट हो गया। लेकिन सीबीआई और जस्टिस की उम्मीद में बैठे परिवारों और आम जनता को झटका तो तब लग गया जब अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई पर वॉचडॉग इन्वेस्टिगेशन के एलिगेशंस लगाते हुए
लैक ऑफ एविडेंस के चलते निठारी सीरियल किलिंग्स के दोनों आरोपियों को उन पर लगाए सभी चार्जेस और डेथ पेनल्टी से बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि prosecution has failed to prove the guilt of both the accused beyond reasonable doubt and the investigation done was completely botched up। खैर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस शॉकिंग रिवर्सल ऑर्डर के बाद सीबीआई भी चुप नहीं बैठी और रिसेंटली जुलाई 2024 में इस वर्डिक्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर दिया। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस लास्ट फैसले को माने तो 2006 से 2024 तक के लंबे इंतजार के बाद भी आज तक ये सवाल ज्यों का त्यों ही खड़ा है कि उन बच्चों को किसने मारा। आपको क्या लगता है, कौन है निठारी के बच्चों का असली हत्यारा? क्या उन विक्टिम्स और उनके परिवारों को न्याय मिल पाएगा? क्या लोकल पुलिस ने जो भूमिका निभाई वो सही थी? बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। और आगे भी ऐसी हैरत अंगेज क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को भी दहला दिया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।